नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, इससे पहले जो है पिछली क्लास जब हुई थी तब हमने जो है अभिक्रियाओं के प्रकार में जो है चार प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया क्या है, विभेदन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है और अक्षेपण अभिक्रिया है, उसको हम डिटेल से पढ़ चुके थे। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएँ और जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है बार बार पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है क्या है ना। और ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है समझते हैं। चलिए, जब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी जो है अम्ल और क्षार आपस में जब भी क्या करते हैं, अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में जब भी क्रिया करते हैं तो बनता है स्टूडेंट्स लवण बनता है और क्या बनता है, पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। ओके, लवण बनता है और क्या बनता है, पानी बनता है। तो जब भी क्या होता है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो है लवण बनता है और पानी बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो लवण जो है ना, ये जो लवण बनता है ये जो है उदासीन होता है। कैसा? जैसे अम्ल जो है ये यहाँ पर क्या होता है, अम्ल जो है खट्टा होता है ना, अम्ल खट्टा होता है, क्षार जो है थोड़ा सा कड़वा टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर जो लवण जो बनता है वो कैसा रहता है, उदासीन रहता है। ना तो अम्ल रहता है ना, और ना ही क्षार, इसमें जब ना तो अम्ल की प्रवृत्ति रहती है और ना ही क्षार की प्रवृत्ति रहती है, बल्कि क्या रहती है, ये जो है पूर्ण रूप से उदासीन होती है लवण। इसी कारण से इस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, तो चलिए उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर समझते हैं उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिखा है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये जो है एक क्षार है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जैसे ही हम क्या करते हैं HCl अम्ल है ना। HCl क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है। ठीक है ना, तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है तो यहाँ पर बन जाता है ये Na जो है ना, यहाँ पर का Na जो है, ये सोडियम जो है यहाँ पर जो है इस क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये क्या है, एक लवण है, नमक है ना, खाने में यूज होता है, ये बना लेता है, लवण बना लेता है। उसके बाद ये जो ये OH है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, ये जो है ये इसके साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, और ये एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्रिया करके जो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, पानी बना लेता है। समझ में आया? क्या बना लेता है, H2O पानी बना लेता है। समझ में आया? तो इस प्रकार जो अभिक्रियाएँ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ओके, अब इसको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। जब भी आपसे पूछा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है तो आप बताएंगे कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हमेशा लवण बनता है और पानी बनता है। चूँकि लवण जो है क्या होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है, इसी कारण से जो है इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। समझ में आया? उसके बाद जो है इसको हम जो है प्रयोगशाला में हम लोग कैसे जो है हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया को समझ पाएंगे, प्रयोगशाला में कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप क्या करेंगे, एक परख नली ले लेंगे। ये क्या है, एक परख नली है। ठीक है, अब इस परख नली में हम क्या करेंगे, 20 बूंद है ना, इस 20 बूंद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देंगे, जो क्षार है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे। अब डालने के पश्चात इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए 20 बूंद लगभग जो है इसमें, किसमें, परख नली में। अब इस परख नली में हमको क्या करना है, इसमें जो है 1-2 बूंद क्या कर देना है, हमको जो है फिनाफ्थेलिन डाल देना है। क्या कर देना है, फिनाफ्थेलिन। तो चलिए हम लोग 1-2 बूंद क्या डाल दिए, इसमें जो है फिनाफ्थेलिन डाल दिए। क्या डाल दिए, फिनाफ्थेलिन। ओके, अब ये फिनाफ्थेलिन क्या है, तो फिनाफ्थेलिन और हम लोग डाल क्यों रहे हैं ना, यहाँ पर फिनाफ्थेलिन क्यों डाल रहे हैं, तो फिनाफ्थेलिन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं इसमें फिनाफ्थेलिन डालते हैं, फिनाफ्थेलिन जो है एक सूचक है। क्या है, सूचक है। जैसे ही हम डालते हैं तो चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, तो क्षार में जैसे ही फिनाफ्थेलिन डालते हैं तो वो इसके रंग को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। कैसा कर देता है, फिनाफ्थेलिन हमेशा जो है
जब क्षार के साथ जो है उनको मिलाया जाता है, डाला जाता है, तो वो जो है क्या कर देता है, क्षार को जो है गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मतलब ये सूचक की तरह ही कार्य करता है, सूचक है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो है धीरे धीरे, चूँकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है, ठीक है ना, ये जो भरा हुआ है ना यहाँ पर, ये क्या है, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें फिनाफ्थेलिन भी डाल देते हैं, फिनाफ्थेलिन। ठीक है, 1-2 बूंद क्या कर देते हैं, फिनाफ्थेलिन डाल देते हैं। अब 1-2 बूंद जो है फिनाफ्थेलिन डालने के पश्चात इसमें क्या करते हैं हम, धीरे धीरे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसको क्या करते जाते हैं, इसमें जो है गिराते जाते हैं, एक एक बूंद करके टपकाते जाते हैं इसमें। ठीक है, ऊपर से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसमें क्या करते जाते हैं, एक एक बूंद करके जो है गिराते जाते हैं, और लगातार परख नली को क्या करते जाते हैं, हिलाते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और ड्रॉपर द्वारा जो है बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना, उसको क्या करते जाते हैं, इसमें डालते जाते हैं। और ये जो विलयन जो है ना नीचे में, इसमें ये जो भरा हुआ है, इसमें विलयन जो है, जो विलयन तैयार होता जाता है, जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गिराते जाते हैं, तो इस जो ये जो परख नली इसको क्या करते रहते हैं, हम लगातार जो है इसको हिलाते रहते हैं, है ना। और एक स्थिति ऐसी आती है जब जैसे जैसे हम बूंद बूंद करके जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गिराते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है, उस स्थिति में क्या होता है, ये जो इसका रंग जो गुलाबी रंग था वो क्या होने लगता है, वो जो है धीरे धीरे करके जो है गुलाबी रंग जो है धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगता है। और एक अंतिम स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर जो है गुलाबी रंग क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से जो है क्या हो जाता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, मतलब गुलाबी रंग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना रहता है, हमको रुक जाना रहता है, अब नहीं डालना है हमको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो रंग में जो परिवर्तन होता है उससे हमको पता चलता है कि ये जो है ना, ये जो गुलाबी रंग जो है समाप्त हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अब जो है इस विलयन को हम क्या कर देते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना बंद कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर की सहायता से, हम लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर की सहायता से हम क्या करके देखते हैं, इसमें जो है ये जो विलयन जो तैयार हुआ है इसको हम डाल करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि लाल लिटमस पेपर ना तो नीला होता है और ना ही नीला लिटमस पेपर लाल होता है ना। तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये जो है ना अम्ल है ना क्षार है, बल्कि क्या है, ये उदासीन हो चुका है। कैसा हो चुका है, उदासीन हो चुका है। अगर अम्ल होता तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता, और क्षार होता तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये जो है, ये जो विलयन है ये उदासीन है, ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। समझ में आया। और यदि हम क्या करते हैं, इसमें 1 बूंद भी अगर एक्स्ट्रा डाल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रंग पूरी तरीके से परिवर्तित होने के पश्चात, तो यह इसमें क्या होगा, ये जो है जैसे ही अगर हम 1 बूंद और डाल देते हैं तो इसका रंग फिर से क्या होने लगेगा, फिर परिवर्तित होने लगेगा, ये जो है अम्लीय प्रवृत्ति होने लगेगा। इस कारण से हमको नहीं डालना है। तो इस प्रकार से जो अंतिम रूप से जो रंग परिवर्तन होता है ना, वही क्या है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। समझ में आया, समझ गए यहाँ तक। तो ये था हम प्रयोगशाला में कैसे करेंगे, है ना। और फिनाफ्थेलिन यहाँ पर क्या है, ये जो है एक सूचक है। समझ गए। उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो है आपको समझ में आ गई होगी। अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और पानी बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। और उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लवण जो बनता है वो कैसा होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है, ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। समझ में आया। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर समझेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जो है क्या होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सी शब्द है शुरू में, है ना। इसका मतलब ये है कि किसी भी अभिक्रिया के द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, जब भी किसी पदार्थ से जो है ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ऑक्सीजन का जब भी क्या होता है, संयोग होता है, तो ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन का संयोग होना है या संयोजन होना, जुड़ना उसमें, है ना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया। और इसके जस्ट विपरीत किसी भी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन की कमी होना, है ना, किसी भी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया। एक हो गया ये। दूसरा क्या है, दूसरा ये तो ऑक्सीजन के द्वारा समझ गए हम ऑक्सीकरण और अपचयन को। दूसरा हम हाइड्रोजन के द्वारा भी समझ सकते हैं। किसी भी पदार्थ में जो है किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। और किसी भी पदार्थ में जो है हाइड्रोजन की जो है कमी होना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया।
चलिए समझते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए जैसे कि आप क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि मैग्नीशियम वाला उदाहरण हम लोग पिछले बार जो है देख चुके हैं ना। मैग्नीशियम पदार्थों को जैसे ही जलाते हैं तो क्या कर लेता है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जल करके जो है क्या बना लेता है, यहाँ पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ओके, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, यहाँ पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है इसमें मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जुड़ रहा है इसमें मतलब इसमें ऑक्सीजन जो है बढ़ रही है ना, मतलब ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है। अतः यह कौन सी अभिक्रिया है, ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ में आया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सल्फर जो है, ये सल्फर जो है ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है। जैसे ही हम सल्फर को गर्म करते हैं, सल्फर जो ऑक्सीजन से वातावरण के ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। ठीक है ना। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्या है, यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसमें जो है ऑक्सीजन बढ़ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है ना, इसमें जुड़ रहा है ऑक्सीजन जो है, क्या हो रहा है यहाँ पर जुड़ रहा है। इस कारण से ये जो अभिक्रिया है कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। समझ में आया। अब इसके बाद जो है हम अपचयन को समझते हैं। अपचयन देखिए यहाँ पर ये जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, HgO, ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है जैसे ही क्या होती है, टूटती है। इसको हम जैसे ही क्या करते हैं, हम इसको जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जैसे ही गर्म करते हैं तो ये जो है मरकरी है ना, Hg मतलब पारा, मरकरी, और किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन, मतलब इसमें जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो अभिक्रिया जो है क्या है, अपचयन की अभिक्रिया है। ऑक्सीजन में कमी होने क्या है, अपचयन की अभिक्रिया है। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है समीकरण में हमेशा क्या रहता है, इसको जो है संतुलित करना रहता है परमाणुओं को, है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो है देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है ना, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा हमको, जो है 2 करना पड़ेगा। अब इधर मरकरी 2 हो गया तो इधर भी क्या होना चाहिए, मरकरी जो है 2 होना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक। तो इस प्रकार से जो है हम ऑक्सीजन के बेस पर जो है ऑक्सीकरण को और अपचयन को समझ लिए। अब इसी प्रकार से हाइड्रोजन में होता है ना, हाइड्रोजन के आधार पर भी जो है हम ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ सकते हैं। यदि किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है, किसी पदार्थ में जो है अगर क्या होता है, उसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ता है ना, सॉरी ऑक्सीजन जो है अगर उसमें जुड़ता है तो कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन, किसी भी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन क्या होता है, अगर हाइड्रोजन किसी भी पदार्थ में जुड़ता है तो वो अपचयन की अभिक्रिया है, और हाइड्रोजन की कमी होती है तो वो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो है अमोनिया NH3, क्या है, NH3, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया को जैसे ही हम क्या करते हैं, रक्त तप्त कांच की नली में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, गर्म कांच की नली में, तो ये जो है अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर क्या क्या बनाता है, नाइट्रोजन जो है अलग टूट जाता है और हाइड्रोजन जो है अलग टूट जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम संतुलित करेंगे। देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितना है, 3 है, इधर कितना है, 2 है, इसलिए हमको एक ही है इधर, इस कारण से इसको हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है गैस के रूप में टूटता है। नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर भी हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और इधर इसको 2 करना पड़ता है। ठीक है। ये हम लोग संतुलित करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है अमोनिया में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, किंतु ये जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जो है जैसे ही हम इसको रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म होने कर क्या होने लगता है, ये जो है अपघटित हो जाता है, टूट करके बनाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ओके, समझ में आया। उसके बाद इसी को हम अपचयन के रूप में देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है क्या करता है, जैसे ही हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से क्रिया करता है, और क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनाता है, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इसका मतलब क्या है, मतलब हाइड्रोजन जो है किससे क्रिया करता है, क्लोरीन से क्रिया करता है, और क्लोरीन से क्रिया करने के पश्चात क्या बनाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से जुड़ रहा है, क्या, हाँ जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है इसी कारण से ये कौन सी अभिक्रिया है, ये जो है क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रही है इस कारण से ये जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है इस कारण से ये जो है अपचयन की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। समझ में आया। तो क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है अपचयन अभिक्रिया, समझ गए।
समझ गए ना यहाँ तक। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे जैव रासायनिक क्रियाएँ। क्या होती है जैव रासायनिक क्रियाएँ? रासायनिक क्रिया तो आप जानते हैं, है ना। तो किसी भी पदार्थ जब क्या होता है, जब भी ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएँ। अब जैव रासायनिक, जैव मतलब जीव, है ना। तो जब भी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें जो है पदार्थों के साथ साथ क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम? ऐसी अभिक्रियाओं को हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ कहते हैं। जैसे कि दही का जमना जानते हो ना। दही जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से क्या होता है, जमता है। तो दही का जमना क्या है, ये जो है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। इसी प्रकार से जो है, जो चावल जो रहता है, जिसको जो है डोसा बनाने के लिए जो है क्या करते हैं, भिगाए रहते हैं, और उड़द की दाल, तो उसमें खमीर जो लगता है ना, खमीर उठता है उसमें खमीर, तो वो भी क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। इसके अलावा जो है भोजन का सड़ना भी है ना। और इसके साथ साथ हमारे शरीर में जो है बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएँ जो है संपन्न होती रहती है, जैसे भोजन का पाचन। तो ये सभी क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रिया के क्या हैं, उदाहरण हैं। समझ में आया। और जीव जंतुओं में के अलावा जो है पेड़ पौधों में भी जो है जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ जो है क्या होती रहती है, संपन्न होती रहती है। समझ गए यहाँ तक। और उसके बाद जो है समझिए रासायनिक अभिक्रियाओं का जो है हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से जो है हम हमारे दैनिक जीवन में हमको जो है कई प्रकार की चीज़ें हमको प्राप्त होती है, जैसे कि साबुन है, निरमा है ना, प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है ना, दवाइयाँ हैं, खाद है, कीटनाशक है ना, और साबुन है, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन है। ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सब हमको रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है ये वाला चैप्टर क्या हो जाता है, ये वाला जो चैप्टर जो है क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है पढ़ने के मामले में। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ जो है यहाँ पर सही विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।